चलिए तो बच्चा लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग मेनली ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। और ह्यूमन ब्रेन जब खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग सेंस ऑर्गन में एक आई पढ़ेंगे और दूसरा ईयर पढ़ेंगे। तो यही हमारा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। थोड़ा और अच्छे से समझना तो ये जान लो कि ब्रेन तक पहुंचेंगे हम लोग। एक्चुअली सीधा सीधा ब्रेन नहीं पढ़ते, ब्रेन तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि न्यूरॉन से कैसे ट्रांसमिशन होता है ना, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। और इम्पल्स का ट्रांसमिशन जब हम लोग करा लेंगे तो फिर आएगा साइनेप्स। तो एक इम्पल्स में, एक न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे होगा वो तो सिर्फ ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। फिर साइनेप्स पढ़ेंगे कि जब न्यूरॉन्स का चेन बनेगा तब कैसे ट्रांसमिशन होगा। और फिर फाइनली हम लोग ह्यूमन ब्रेन को करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का। सबसे पहले न्यूरॉन, फिर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन, फिर साइनेप्स मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन अ चेन, न्यूरॉन चेन, एंड देन ह्यूमन ब्रेन। फिर ह्यूमन ब्रेन के कुछ पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। फिर फाइनली सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, जहां पे कि हम लोग पढ़ेंगे आई और ईयर के बारे में। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम में कुछ छुपा हुआ है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसमें ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, बट हाँ कुछ तो लिखेंगे ही, और जो लिखेंगे उसी को सिर्फ हम भी लिखेंगे। आप बाकी यहाँ अंडरलाइन करते चलो, कलर चेंज करके रखना तो आसानी रहेगा। सबसे पहले एक टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन, हेडिंग में कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस through which two or more organs interact and complement the function of one another। देखो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर हम दौड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम दौड़ेंगे तो मेरा हाथ भी पैर के साथ कोऑर्डिनेट होगा, आगे पीछे, पैर आगे पीछे तो हाथ भी आगे पीछे होता है दौड़ने में। अच्छा, जब तेजी में दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे जो लेग का मसल्स होगा उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ऑक्सीजन वो भी तेजी में, क्योंकि हम तेजी में दौड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ मतलब जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते दौड़ते अचानक से मेरे पैर में लैक्टिक एसिड बने और मेरा मसल में फैटिक होकर गिर ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि जिस तेजी में हम दौड़ रहे हैं उस तेजी के साथ कोऑर्डिनेट करे मेरा रिस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी तेजी में सांस चले ताकि ऑक्सीजन तुरंत तुरंत पहुंचे बॉडी में। अच्छा, ऑक्सीजन लंग्स तक तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पहुंचा दिया, लंग्स के बाद ब्लड के थ्रू वो पहुंचेगा उस कंसर्न ऑर्गन तक। तो ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही तेज होना चाहिए, मतलब जितना तेजी हम दौड़ेंगे उतना ही तेजी मेरा सांस चलेगा और उतना ही तेजी मेरा हार्ट बीट भी होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हम एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो बाकी सब ऑर्गन उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, उसके साथ ताल में ताल मिलाकर चल रहा है। आपका पैर तेज हो रहा है तो आपका सांस भी तेज हो रहा है, तो आपका हार्ट भी तेज हो रहा है ना। ये सब एक साथ जब आप रुकिएगा तो फिर धीरे धीरे आपका हार्ट रेट भी डाउन हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेशन। दो तीन के बीच में आपसी, इसको बोलते हैं ना तालमेल, तालमेल है ये। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है और जो इंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलके ये काम करता है। देखो, in our body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in synchronized manner या synchronized fashion, मतलब एक साथ काम करें। देखो, हमारे बॉडी में ये काम सिर्फ और सिर्फ ब्रेन नहीं करता, ब्रेन के साथ साथ ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन जो भी जस्ट चैप्टर लोग पढ़ के आए इसमें, ये दोनों मिलके ये काम को करता है। अभी एक बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आखिर जब मेरे पास ब्रेन ऐसा एक जबरदस्त सुपर कंप्यूटर था जो कुछ भी कर सकता है, तो फिर क्या जरूरत था कि हमारे बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम डेवलप। देखो, यहाँ पे दो बात को अच्छे से जान लेना जो फंसाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हर एक सेल टू सेल कनेक्शन नहीं देता। अब खुद सोचो ना, हमारे बॉडी में अगर 10 मिलियन सेल है और 10 मिलियन सेल तक हमको ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाना, तो हमको मिनिमम, अगर सारा का सारा सेल मान लो ब्रेन से जस्ट बगल में रहा, तो मिनिमम 10 मिलियन न्यूरॉन चाहिए, है ना। जितना सेल उतना न्यूरॉन। अभी एकदम इकाई जैसे मान लो ये है ब्रेन, ये है ब्रेन, और जितना सेल है सब यहीं पे इसके आसपास, मान लो इसके आसपास जो सर्किल करके रखा हुआ है, इसका नंबर 10 मिलियन है। तो इन 10 मिलियन को सीधा ब्रेन जोड़ने के लिए 10 मिलियन न्यूरॉन भी चाहिए, अगर ये न्यूरॉन है तो।
चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा बात है, चाहिए। अच्छा, कुछ सेल मान लो यहाँ होगा, बॉडी तो सब ब्रेन के पास में, कुछ सेल यहाँ होगा, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 न्यूरॉन चाहिए होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, कि अगर हर एक सेल तक ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन करना है तो न्यूरॉन बहुत ज्यादा चाहिए, और तब फिर बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं, इतना न्यूरॉन चाहिए होगा। तो इसीलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हर एक सेल टू सेल कनेक्शन नहीं देता। देखो, एक उसी को कंफ्यूज जैसे करता है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और क्विक कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, सेल टू सेल नहीं लिखा, मतलब हर मेन पॉइंट पे नर्वस कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ये मसल टिश्यू है, तो मसल टिश्यू में किसी एक पॉइंट पे नर्वस कनेक्शन होगा, लेकिन अब इसमें मान लो इस मसल टिश्यू में 10 सेल है, तो 10 के 10 से कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10 के 10 से नहीं है, इसलिए इसको सेल टू सेल नहीं बोले, लेकिन हर एक मेन मेन पॉइंट पे तो है ना, इसलिए उसको बोले पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है। ये बहुत फास्ट है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, सेल टू सेल नहीं देता। बट कई बार हमारे बॉडी में ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम एक साथ सारे सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, है ना। तो इस कंडीशन में जो काम आता है वो होता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम ये स्लो जरूर है, लेकिन ये हर एक सेल तक पहुंचता है। कैसे भाई हर एक सेल तक पहुंचता है? देखो, ये जो इंडोक्राइन सिस्टम वाला काम है, ये इंडोक्राइन सिस्टम अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो सीधा ब्लड में डालता है, और ब्लड के थ्रू वो कंसर्न टिश्यू या ऑर्गन तक जाता है। अभी आप खुद बताओ कि अगर ब्लड तक इंफॉर्मेशन जा रहा है, अगर ब्लड या यूं बोलो ब्लड के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो ब्लड तो हर एक सेल तक जाएगा, है ना, न्यूट्रिएंट देने। तो जाहिर सी बात है हर एक सेल तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि नर्वस सिस्टम हमारा सेल टू सेल कनेक्शन नहीं देता, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए इंडोक्राइन सिस्टम का जन्म हुआ। द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। ओके, चलिए, ये तो था एक टॉपिक। अब जरा सा न्यूरल सिस्टम में इंटर कर रहे हैं भाई, न्यूरल सिस्टम क्या है, कैसे चलता है। देखो, न्यूरल सिस्टम का अगर हम बात करें तो दो तीन पॉइंट हम चाहेंगे कि यहीं पे आप लिख लीजिए। तो ऐसे तो बुक में है, बट आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन, किससे बना हुआ है भाई? तो न्यूरॉन से, कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, एक बात। और दूसरा बात, कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट, कैन डिटेक्ट रिसीव एंड transmit different kind of stimuli, different kind of stimuli। ठीक है, अलग अलग तरह का जो भी स्टिमुली, स्टिमुलस मतलब स्टिमुली टर्म आया स्टिमुलस से, कोई भी जो बाहरी से हमारे से इंटरेक्शन हुआ तो उसको डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ कुछ हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन इंटरेक्ट करते हुए दिया उसको रिसीव कर सके और उसको ट्रांसमिट भी कर सके ब्रेन तक, ठीक है। इसीलिए ये सब फंक्शन हमारा न्यूरल सिस्टम करता है। याद रखिएगा, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, पोलिफेरा में तो नर्व सेल ही नहीं था, फिर धीरे धीरे बनता हुआ है। तो देखो थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे भी, इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा में तो सिर्फ न्यूरॉन था। द न्यूरल सिस्टम ऑफ इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। देखो ये बात तो लिख दिया, बस अब पूछ देगा तुमने सीधा सीधा कि भाई इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम बेटर होता है या एवरेज होता है या खराब होता है। और हम लोग कितने समझदार हैं, हम लोग अपने ब्रेन से कंपेयर कर लेते हैं। जब तक नहीं लिखेंगे कि हमारे ब्रेन से, तो हम अपने ब्रेन से कंपेयर नहीं करेंगे, उसको बेटर बोलेंगे, क्योंकि वो कंपेयर किससे कर रहा है? स्टार्टिंग से, हाइड्रा से। हाइड्रा में तो सिर्फ न्यूरॉन्स ही था, ब्रेन नाम का तो कोई चीज ही नहीं था। लेकिन इंसेक्ट्स में है, तो जाहिर सी बात है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और ब्रेन के साथ साथ एक और बात बोला है कि ब्रेन आर प्रेजेंट along with brain is present along with a number of ganglia and neural tissues, है ना। बहुत सारे गैंग्लिया भी होते हैं उसमें। यहाँ एक टेंशन हो रहा होगा कि सर गैंग्लिया क्या होता है, तो भी बता देते हैं गैंग्लिया क्या होता है। गैंग्लिया को अंडरलाइन करके कैसे लिख लो? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। गैंग्लिया क्या है? तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, अब ये जो अगला पूरा टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम,
देखो यहाँ जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस हम चाहेंगे कि आप यहीं पे लिख लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि हम अपने में लिखे हुए हैं, बट हम इधर साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, आप अलग कॉपी मत कीजिएगा, वही हटा लीजिएगा छोटा छोटा लिख के। पहले हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद पॉज करके लिखना, ताकि तुमको अंदाज लगे कि कैसे लिखना है। देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये दो तरह का, पहले मेनली इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया। एक को बोले CNS और दूसरे को बोले PNS। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसा तो लिखा हुआ है, तुम यहीं से लिख लो ना, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो लिख लो। या चलो लिख ही देते हैं। ठीक है, CNS के लिए कुछ दो शब्द उसके तारीफ में कह रहे हैं। पहला पॉइंट, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और दो होता है, एक हो गया तुम्हारा ब्रेन जो सीएनएस का पार्ट है, और दूसरा जो सीएनएस का पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज PNS। तो PNS के बारे में लिखेंगे, कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व फाइबर एसोसिएटेड विद CNS, comprises of all the nerve fibers associated with CNS। ठीक है, CNS से एसोसिएटेड ये नर्व फाइबर, और भी कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व फाइबर्स एसोसिएटेड विद CNS, CNS से मिला हुआ और भी जो नर्व फाइबर है उसको PNS बोलते हैं। अब इस PNS को अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, PNS को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले पूरा देखना, फिर ही वहां लिखना। लग गया कि नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, तो तुम अपना जगह बदल सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो। एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दो तरह का नर्वस सिस्टम यहाँ होगा। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है भाई, तो फिर से यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन है, तो कर लेते हैं। सोमैटिक में लिखेंगे, ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम CNS, transmits impulse from CNS to voluntary muscle, voluntary muscle, है ना। और ऑटोनॉमिक में लिखेंगे, transmits impulse from CNS to involuntary muscle, transmits impulse from CNS to involuntary muscles। ठीक है, अभी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वापस से दो टाइप में बटा हुआ है। एक टाइप है सिंपैथेटिक और दूसरा टाइप है पारासिम्पैथेटिक। एक टाइप क्या है, सिंपैथेटिक, और दूसरा है
पारासिम्पेथेटिक, दो तरह का, सिंपेथेटिक और पारासिम्पेथेटिक। खैर, सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक क्या होता है ये आप समझ जाओगे धीरे धीरे आगे। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पीएनएस में मेनली नर्व होता है। देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया सीएनएस, और बाकी जितना भी नर्व्स है ना वो सब पीएनएस का पार्ट होता है। पीएनएस में कुछ नर्व्स ऐसे होते हैं, देखो, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हो, इनवॉलेंटरी मसल तक जो नर्व जाते हैं, उनमें दो टाइप होता है। एक होता है सिंपैथेटिक, जो नॉर्मली उन इनवॉलेंटरी मसल्स को एक्साइट करता है, और एक होता है पारासिम्पैथेटिक, जो नॉर्मली उन मसल इनवॉलेंटरी मसल्स को रिलैक्स करता है या वापस नॉर्मल कंडीशन में लाता है। हम चाहेंगे अभी जो बोले वो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। सिंपैथेटिक इनवॉलेंटरी मसल को एक्साइट करता है, पारासिम्पैथेटिक उन एक्साइटेड इनवॉलेंटरी मसल्स को वापस उनके नॉर्मल स्टेज पे लाता है। अपने लैंग्वेज में लिख सको तो लिख लो, बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वापस से यहाँ आए। यहाँ दो चीज और दिख रहा होगा, पीएनएस में दो तरह का नर्व फाइबर बोल रहा है, एक बोल रहा है एफेरेंट फाइबर, है ना, और एक बोल रहा है इफरेंट फाइबर। जरा इनका नामकरण कर दिया जाए। एफरेंट फाइबर वो होते हैं जो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं टिश्यू से सीएनएस तक। तो लिखते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। ट्रांसमिट्स, इसके लिए डिफरेंट के लिए ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू, या टिश्यू कर लो बस, सीएनएस टू कंसर्न टिश्यू। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट का ही मतलब होता है। एफरेंट फाइबर उनको बोलते हैं वैसे न्यूरॉन फाइबर्स जो कि इम्पल्स को टिश्यू से सीएनएस तक लेके गए। मान लो हम आपका हाथ पकड़े, अगर हम आपका हाथ पकड़े तो आपको ये फील होगा कि कोई आपका हाथ पकड़ा है। कैसे फील होगा? आपका जो स्किन होगा वो सेंस करेगा, वहां से एक इम्पल्स जनरेट होगा जो कि उस स्किन, जो कि एक टिश्यू है, ऑर्गन है, वहां से निकला और गया तुम्हारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जो जिस फाइबर से, जिस न्यूरॉन से होके गया था, उसको बोले एफरेंट फाइबर। और उसके बाद ब्रेन बोला कि अच्छा ये हाथ पकड़ा दोस्त है, हाथ मिलाना है, तो आप हाथ मिलाए। ये जो ऑर्डर आया आपके हाथ के मसल को, तो ये जो नर्व फाइबर से होके आएगा उसको बोलेंगे इफरेंट फाइबर, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से है? सीएनएस, मतलब या तो आपका ब्रेन बोला या आपको स्पाइनल कॉर्ड बोला, सीएनएस का पार्ट है, वहां से वापस आपके टिश्यू तक आएगा। ठीक है, उसके बाद है विसरल नर्वस सिस्टम। ये विसरल नर्वस सिस्टम नया है, दिस इज न्यूली एडेड टू दिस न्यू एडिशन ऑफ बुक। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में याद रखिएगा, ये पीएनएस का पार्ट है, पार्ट ऑफ पीएनएस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है भाई, तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो, comprises the whole complex nerve ganglion plexus by which impulse travel from central nervous system to viscera and from viscera to the central nervous system। देखो, ये वो पूरा नर्व फाइबर या गैंग्लिया या प्लेक्सस, जो कुछ भी न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। गैंग्लिया क्या होता है बता चुके हैं, फाइबर नर्व सबको पता है, प्लेक्सस बता दे रहे हैं। ये वो सब चीजें जिसके थ्रू इम्पल्स सीएनएस से लेके विसरा तक आता है और विसरा से वापस सीएनएस तक जाता है। दो बात जानना है, प्लेक्सस क्या और विसरा क्या है। देखो, सबसे पहला बात, प्लेक्सस क्या है, ऐसे करके लिख लो मन है तो। अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इनको क्या बोलते हैं? प्लेक्सस, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ नर्व्स। और ये विसरा क्या है, तो विसरा को लिख लो, अ लार्ज इंटरनल ऑर्गन, लार्ज इंटरनल ऑर्गन, लार्ज इंटरनल ऑर्गन large internal organ such as heart, lungs or stomach, such as heart, lungs और स्टोमक। ये सब किसका पार्ट है? विसरा, विसरा इसी को बोलते हैं। लार्ज इंटरनल ऑर्गन जो कि हॉलो हो, हॉलो या नहीं भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल में हार्ट ले सकते हो, लंग ले सकते हो, स्टमक ले सकते हो, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए ये तो था इसके लिए।
अब थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में भी जान ले भाई, व्हाट इज न्यूरॉन, क्या काम धंधा क्या है इसका। सबसे पहले आपको हम बताएं कि किसी भी न्यूरॉन में सिर्फ 3 मेन पार्ट होता है। पहला मेन पार्ट होता है सेल बॉडी, पहला मेन पार्ट इज सेल बॉडी। दूसरा मेन पार्ट इज डेंड्राइट्स एंड तीसरा मेन पार्ट इज एक्सॉन। अब आप सब कुछ देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो रेड डॉट है ये इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, या उसको हम थोड़ा कलर कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। ये जो रेड डॉट है, नहीं समझ में आ रहा अभी भी अगर, तो ग्रीन कर रहे हैं उसको। ये जो रेड डॉट यहाँ आपको दिख रहा था, इनका एक नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है? निसल्स ग्रेन्यूल्स। और याद रखिएगा डेंड्राइट्स में भी होता है, तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा डेंड्राइट्स के लिए, ऑल्सो हैव निसल्स ग्रेन्यूल्स, ऑल्सो हैज निसल्स ग्रेन्यूल्स। वहीं पे ऊपर में जो जगह है इसमें लिख लीजिए, ज्यादा ऊपर मत ले जाना, ज्यादा ऊपर मत लेना, जितना थोड़ा सा हम लिख लिए उतने में ही लिख लेना, क्योंकि उसके ऊपर कुछ और लिखेंगे। नेक्स्ट, ये डेंड्राइट्स है ना, यही डेंड्राइट्स है ना, यही सब डेंड्राइट है, सब कुछ और फंक्शन भी है लिखेंगे। ट्रांसमिट्स सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ट्रांसमिट्स सिग्नल टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इसका काम क्या है? देखो ये पूरा पूरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन में ये वाला पोर्शन था सेल बॉडी है ना, ये है सेल बॉडी। तो ये जो डेंड्राइट्स है यही इंपल्स पकड़ता है, कैच करता है और सेल बॉडी तक पहुंचाता है। सेल बॉडी के बाद देखो ये ऐसे मान लो यहाँ से इंपल्स मिला, ऐसा ऐसा कोई इंपल्स मिला, तो यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ आया सेल बॉडी में, वहां के बाद फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर ये एक्सोन, ये रास्ता होता हुआ है ना, ये रास्ता होता हुआ नीचे आएगा और यहाँ से फिर या तो अगले न्यूरॉन में जाएगा, या सीधा सीधा इफेक्टर टारगेट या ब्रेन तक, जहां भी हो वहां पहुंचेगा। ये रास्ता होता है। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? सिग्नल को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करता है। अगला चीज जो मुझे दिख रहा है वो है एक्सॉन के लिए। एक्सॉन के लिए हम चाहेंगे, अब 2-3 बात याद रखिएगा। पहला बात एक्सॉन के लिए, इसका जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड, इसका डिस्टल एंड किधर है बताओगे जरा? एक्सॉन का डिस्टल एंड है किधर? देखो यही तो है डिस्टल एंड, ये वाला, ये एक्सॉन का क्या है? डिस्टल एंड। तो एक्सॉन के लिए पहला पॉइंट, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड ओहो एक्सॉन डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड, ठीक है, which terminates into synaptic knob, which terminates into साइनेप्टिक नॉब। देखो ये डिस्टलेंट था, जो ब्रांच था अभी बात किए थे, देखो वहां पे साइनेप्टिक नॉब है लास्ट में, ये वाला पोर्शन। तो खत्म कहाँ हो रहा है? साइनेप्टिक नॉब में, टर्मिनेट वहीं पे हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अच्छा हाँ, इस एक्सॉन के लिए यही है ना, एक्सॉन एक और पॉइंट ऐसे करके लिख लेते हैं, ये ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ट्रांसमिट्स signal away from cell body, it transmits signal away from cell body, ठीक है। नेक्स्ट इज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बारे में एक आध पॉइंट, एक ही पॉइंट लिखेंगे, माइलिन शीथ किससे बनता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे फॉर्म्ड बाय स्वान सेल,
SCHWANN होता है स्पेलिंग, SCHWANN, स्वान सेल। याद रखिएगा माइलिन शीथ किससे बनता है, स्वान सेल से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कई बार पूछता है नोड ऑफ रेनवियर क्या है, तो दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं, तो लिख लेंगे गैप बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ, एडजेसेंट माइलिन शीथ, ठीक है, गैप बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ क्या कहेगा, नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद साइनेप्टिक नॉब, इतना बार हम लोग बात कर ली, जरा से इसके बारे में एक आध शब्द बोल दे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा हम सभी को। तो साइनेप्टिक नॉब के लिए लिखिएगा इट हैज साइनेप्टिक वेसिकल्स, इट हैज synaptic vesicles which या ऐसे लिखो contain which containing, ऐसे ही लिख लो containing न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है अभी आप जान जाएंगे, बट अभी आप बस इतना ही जानिए कि ये जो साइनेप्टिक नॉब है इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। ये पूरा चीज सिर्फ साइनेप्टिक नॉब का डायग्राम नेक्स्ट पेज पे है, तो बहुत डिटेल में जानेंगे, तो अभी टेंशन नहीं, जो मिल रहा है समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब देखो ये न्यूरॉन दो तीन टाइप का होता है, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग बेसिस पे इसको डिवाइड किए। देखो ये जो अभी माइलिन शीथ का बात की थी थोड़ा देर पहले, जो बताया था कि स्वान सेल से बनता है, तो अगर ये माइलिन शीथ है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ भी डिवाइड करते हैं। माइलिन शीथ है तो बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिन शीथ नहीं है तो बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। उसके अलावा डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे भी इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका टाइप्स, एक पाला होगा मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन किसको बोलते हैं, देखो अगर किसी भी न्यूरॉन में, ऐसे इस बुक में लिखा हुआ है, आगे हम उतना नहीं बताएंगे, सिर्फ जो पूछता है उसको अलग से लिखेंगे। बुक में इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर, जहां भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिख रहा है ना, ये बस, तो इसके जस्ट बगल में नीचे न्यूरोट्रांसमीटर के दो तीन लाइन नीचे आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन मिलना शुरू हो जाएगा। तो होता यूं है, मल्टीपोलर न्यूरॉन उसको बोलते हैं जिस न्यूरॉन में एक से अधिक साइनेप्स हो, साइनेप्स बोल रहा हूं, एक नहीं दो से अधिक, दो या दो से अधिक डेंड्राइट हो और एक एक्सॉन। एक्सॉन तो हमेशा ही रहना, सेल बॉडी देखो ये इसके नीचे था, है ना, इसके नीचे इधर से एक्सॉन चालू हो गया था, ठीक है। तो इस एक्सॉन, एक देखो हम सेल बॉडी जो देखते हैं, ये देखो ये है सेल बॉडी, इस सेल बॉडी में कितना प्रोलोंगेशन है, एक देखो इधर एक दो तीन चार पांच छह, और एक और होता लेकिन वो लंबा हो गया तो सात, तो ऐसा इसमें सात दिख रहा है। एक एक्सॉन तो हमेशा ही होगा किसी न्यूरॉन में। एक्सॉन के अलावा अगर दो डेंड्राइट है तो बोलेंगे मल्टीपोलर, एक डेंड्राइट है तो बोलेंगे बाइपोलर, क्योंकि सिर्फ दो बचा ना, एक एक्सॉन बचा और एक डेंड्राइट दिख रहा, तो सिर्फ दो, तो बाइपोलर। और अगर एक भी डेंड्राइट नहीं है तो जाहिर सा बात, तो सेल बॉडी से सिर्फ एक इलोंगेशन निकलेगा, एक्सॉन, बोलेंगे यूनिपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर में दो डेंड्राइट एक एक्सॉन, बाइपोलर में एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, यूनिपोलर में सिर्फ एक डेंड्राइट, सॉरी ये सिर्फ एक एक्सॉन। आपको एग्जांपल पूछता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर और यूनिपोलर कहाँ मिलता है, तो आपको सिर्फ वो याद रखना। मल्टीपोलर मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, फिर बाइपोलर मिलता है रेटिना ऑफ आई में, रेटिना ऑफ आई, और यूनिपोलर मिलता है एम्ब्रायनिक स्टेज में। क्या होता समझ गए, मल्टीपोलर में ऐसे लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, दो डेंड्राइट प्लस वन एक्सॉन,
ठीक है, बाइपोलर में 1 डेंड्राइट प्लस 1 एक्सॉन, एक्सॉन तो हमेशा एक ही होगा, और यूनिपोलर में ओनली 1 एक्सॉन। अभी आप समझ चुके हो। ये तो था कितना डेंड्राइट्स है उसके रिलेटिव नंबर के आधार पे। दूसरा माइलिन शीथ वाला जो बात कर रहे थे, अगर माइलिन शीथ होगा तो बोलेंगे माइलिनेटेड। देखेंगे इसके बारे में। फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स, फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स, ये माइलिनेटेड है। और दूसरा नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड क्या होगा? ये कहाँ होता है? तो ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है। कहाँ होता है? ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनोमिक में और सोमैटिक में, दो जगह मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड के बारे में एक लाइन और लिख लीजिए, आर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स, ऐसे अंडरलाइन करके लिख लीजिए, आर enclosed by swan cell which do not form myelin sheath, which don't form myelin sheath। ठीक है, ये किससे बनता है? वैसे स्वान सेल से बनता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। देखो, कहने का मतलब ये कि इस माइलिन से, माइलिनेटेड में तो होता ही है, नॉन माइलिनेटेड में भी होता है, लेकिन माइलिनेटेड में जो स्वान सेल होता है वो माइलिन से बनाता है, नॉन माइलिनेटेड में जो स्वान सेल होता है वो माइलिन से नहीं बनाता है। देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन लिखा हुआ है ना, तो पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अभी चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो चुका है। नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होता है और कंडक्ट कैसे होता है, मतलब ये कि आखिर एक न्यूरॉन में कैसे इंपल्स बनता है। कहने का मतलब कि हम आपको, मान लो आपका हाथ पकड़े, आपको छुए, तो आपके बॉडी में ये चीज पता चलेगा, तो उसके लिए आपको सेंस करना पड़ेगा। सेंस कैसे होगा? हम जो आपको फिजिकली छुए, मतलब आप पे कोई फोर्स लगाए, वो फोर्स इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। हम जब आपको मान लो छुए तो आपका स्किन हल्का दबा होगा, तो आपके स्किन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आपका न्यूरॉन्स कैरी करता है, ब्रेन तक ले जाता है। फिर ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इंटरप्रेट करता है, समझता है कि क्या चीज का इंपल्स था, इसका मतलब क्या था, कोड वर्ड का डिकोड करता है, और फिर वापस कोड वर्ड में ही इंफॉर्मेशन भेजता है, जो आपके मसल तक, कंसर्न्ड मसल तक या वॉलेंटरी मसल तक पहुंचता है। वहां पे वापस डिकोड होता है और फिर जो करना है आप वो करते हो। एक्चुअली यही होता है, इतना नहीं होता, हम समझने के लिए करें। वहां तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, सीधा इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स लौट के आया, और जो अपना असर दिखाना था असर दिखा, सीधा होता है। हम ही इलेक्ट्रिकल में इंपल्स में कन्वर्ट होने को कोडिंग बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स का वापस फिजिकल में कन्वर्ट होना को डिकोडिंग बोल रहे हैं, तो वो अलग बात है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, उसका कोई खास मतलब नहीं। हम आपको टच किए थे, जैसे ही आपको टच किए तो आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना, लेकिन कैसे बना तो है, लेकिन कैसे, उस कैसे का जवाब दो। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन 3 स्टेज में होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इतना में दिया हुआ है, तो हम उसको साइड में लिख दे रहे हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेज नेक्स्ट पेज में होगा, जिसको हम सीधा अंडरलाइन कर लेंगे, वहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अलग से लिख लेना तो और अच्छा रहेगा, है ना। इस कॉम्प्लेक्स में से हम निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहला फेज इज रेस्टिंग फेज। सबसे पहला फेज क्या है? रेस्टिंग फेज। लिखेंगे इसके बारे में। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज
कंपैरेटिवली मोर परमेबल मतलब नॉर्मल कंडीशन, इसको लिख देते हैं नॉर्मल कंडीशन। मतलब ये कि अभी का कंडीशन जब हम आपको टच नहीं किए, उसके बाद टच करेंगे तो कंडक्टिंग फेज होगा, और फिर एक और फेज आएगा वो समझेंगे, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फेज। तो लिखेंगे द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion, more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion, and nearly impermeable to सोडियम आयन। देखो बाबू थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, यहाँ 3-4 पॉइंट लिखना है आपको, टोटल 4 पॉइंट लिखना है, इतने में ये भी एक ही पॉइंट हुआ है, और साथ में एक छोटा सा डायग्राम भी है, इसलिए छोटा छोटा लिखना है। तो देख लो, पहले लिख लेते हैं फिर आप लिखिए। मतलब स्टार्टिंग में ये जो एक्सोन होता है उसके चारों तरफ या दोनों तरफ यूं बोल, अभी समझाएंगे डायग्राम तो अच्छा रहेगा। मतलब नॉर्मली जो पोटेशियम है उसके लिए ज्यादा परमेबल होता है, और सोडियम इम्परमेबल होता है सोडियम के लिए, मतलब सोडियम उसके आर पार नहीं हो सकता, लेकिन पोटेशियम आराम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये ए था, मान लो ये बी था। द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged proteins present in exoplasm, ठीक है। देखो एक्चुअली में कैसा होता है स्टार्टिंग में, ये मान लो एक नर्व फाइबर है, अंदर में हर तरफ नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से? ये निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ के प्लस भी होता है, लेकिन कम होता है के प्लस, इसीलिए ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज अंदर में हाईली कंसंट्रेटेड होता है। समझे? मतलब अंदर में टोटल मान लो 1000 नेगेटिव आयन है और 100 पोटेशियम आयन है, तो नेगेटिव प्रोटीन होने की वजह से 1000, और 100 सिर्फ 100 पोटेशियम जो कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि नेट नेगेटिव चार्ज अभी भी अंदर में कंसंट्रेटेड है, और बाहर साइड में पोटेशियम आयन होता है। बाहर में कौन होता है? सॉरी पोटेशियम बोल रहा हूँ, सोडियम आयन। बाहर में कौन होता है? सोडियम आयन, जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है, तो जाहिर सी बात है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। बाहर में सोडियम अधिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अधिक है, अंदर में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हावी है, तो अंदर में निगेटिव चार्ज अधिक है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। अच्छा, ये आयनिक कंसंट्रेशन यूं ही नहीं होता, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, द आयनिक कंसंट्रेशन इन द रेस्टिंग फेज, the ionic concentration in the resting phase, are maintained by the active transport of ions, are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump, by sodium potassium pump, which transports
3Na plus outwards, 3Na plus outwards and 2K plus into the cell, 2K plus into the cell। ठीक है, ये काम भी होता है। तो मतलब ये कैसे होता है भाई? तो ऐसे होता है कि जो भी रेस्टिंग फेज था, रेस्टिंग फेज में तीन तीन सोडियम आयन बाहर की तरफ निकलता है और 2K प्लस अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब समझो जरा, इसका सिंपल मतलब यही है कि देखो कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। देखो 2K प्लस बाहर गया और 3K, एक सेकेंड, 2K प्लस इंटू द सेल, सॉरी सॉरी, 3Na प्लस बाहर गया, 3Na प्लस बाहर गया, 3Na प्लस बाहर गया और 2K प्लस अंदर आया। अब जाहिर सा बात, देखो 3 बाहर जा रहा, 2 अंदर आया, तो ओवरऑल बाहर में पॉजिटिव हावी रहेगा, है ना। 3 निकला और 2 आया, क्योंकि चार्ज के हिसाब से अगर बात करें दोनों तो सेम ही है, Na प्लस या K प्लस, तो दोनों तो सेम ही है। 3 बाहर निकला, 2 अंदर आया, तो ओवरऑल बाहर में पॉजिटिव हावी होगा और अंदर में निगेटिव हावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। This causes a potential difference across the membrane, across the membrane, across the membrane called resting potential, called resting potential। मतलब समझ रहे हो, इसके वजह से बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव है, बाहर में पॉजिटिव है, अंदर में नेगेटिव है, और इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलो अभी इस वाले लेक्चर के लिए इतना संभालो, अगले लेक्चर में इस पूरे को कवर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए।